बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 जून और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले ईरान इसराइल जंग की अपडेट। ईरान इसराइल की जो जंग है उसमें अब सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई है, क्योंकि सदर ट्रंप ने अब जो ऐलानात किए हैं उससे तो ये लगता है कि अब अमेरिका ने भी इसमें कूदने का फैसला कर लिया है। सदर ट्रंप का कल का बयान तो आप सबने देख ही लिया था, जिसमें सदर ट्रंप ने वाजे तौर पर ईरान को यह बताया था कि आपको बार बार कहा था कि आप ये डील कर लें, आपने ये डील नहीं की और अब आपका नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी वार्निंग जारी की थी कि अब मजीद नुकसान होगा, ऐसा नुकसान होगा जो आपने सोचा नहीं था। और साथ ही साथ उन्होंने तंबीह की थी तेहरान में रहने वाले शहरियों को कि वो तेहरान को खाली कर दें। इसके बाद कुछ सोशल मीडिया पर फुटेज आई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि तेहरान से जो सड़कें हैं बाहर जाने वाली, उन पर ट्रैफिक ब्लॉक है। सुबह के 3 बजे की कुछ वीडियोज हमने देखी थी जिसमें यह नजर आ रहा था कि लोग तेहरान छोड़कर जा रहे हैं। उसकी एक वजह तो तेहरान पर बरसते हुए जो मिसाइल है वो है, और दूसरी बड़ी वजह जो सदर ट्रंप का ऐलान था वो है। आपको पता है कि G7 कंट्रीज का इजलास हो रहा है, और G7 का जो फोरम है उसका ये इजलास इस वक्त कनाडा में जारी है। सदर ट्रंप उसको छोड़कर अर्ली वापस अमेरिका आ गए हैं, वाशिंगटन डीसी आ गए हैं। मीन जो उनका स्केड्यूल था उसको शॉर्ट किया है, वक्त से पहले उसको छोड़कर वापस आ गए। इस पर गालिबन जो फ्रांस के सदर मैक्रोन है उन्होंने ये कहा कि सदर ट्रंप शायद जंगबंदी के लिए वाशिंगटन डीसी वापस जा रहे हैं, जिस पर सदर ट्रंप ने ये तजिया किया कि, या उन्होंने उसके ऊपर रिस्पॉन्स ये दिया कि नहीं, फ्रेंच प्रेसिडेंट को नहीं पता क्यों मैं वापस आया हूं, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है जिसकी वजह से मैं वापस आया हूं, जंगबंदी के लिए वापस नहीं आया। इसके साथ ही साथ सदर ट्रंप से जहाज में जब ये पूछा गया कि क्या आप जंगबंदी फायरबंदी चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं सीज फायर नहीं चाहता, मैं मुकम्मल खात्मा चाहता हूं। उन्होंने कहा कि किस चीज़ का मुकम्मल खात्मा, तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन शायद वो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का ही मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। मतलब कि वो शायद ईरान से ये एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर का एग्रीमेंट जो है वो साइन कर ले कि वो किसी सूरत भी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। पर उनका जुमला ये था कि मैं फायरबंदी नहीं चाहता, सीज फायर नहीं चाहता, बल्कि मैं इस सारे मामले का मुकम्मल खात्मा चाहता हूं। ये तो उनकी बातचीत थी जब वो कनाडा से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने एयरफोर्स वन जो उनका जहाज है उसके अंदर अखबार नवीसों के साथ बात करते हुए उन्होंने की। लेकिन अमेरिका पहुंचकर जो उन्होंने ट्वीट किए वो बहुत ही तशवीशनाक है, और उसमें पहला ट्वीट था अनकंडीशनल सरेंडर। जी हाँ, हथियार डालने पड़ेंगे अनकंडीशनल। ये जाहिर है ईरान को ही मैसेज जा रहा है, इसमें इसराइल के लिए तो ये मैसेज नहीं है। उसके बाद अगला उनका ट्वीट था कि हमें पता है हमें इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो गया है ईरान की फ़ज़ाई जो हदूद है उसका, और मीन एयर डिफेंस ईरान का तबाह हो गया। उनके कहने का मतलब ये है, उन्होंने कहा कि ईरान के पास कुछ अच्छा असलहा था या मटीरियल था जो एयर डिफेंस के मामले में वो इस्तेमाल कर सकता था, और उन्होंने था का सीगा इस्तेमाल किया, जिसका मतलब ये है कि ईरान का अब ये सारा असलहा वगैरह हम तबाह कर चुके हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर उनका ये सारा इक्विपमेंट जो है वो अमेरिका के इक्विपमेंट के साथ कंपेयर किया जाए तो वो उतना मौसर नहीं है, इसलिए अमेरिका को इसमें वाज़ेह बर्तरी हासिल है, हमसे बेहतर इन मामलों को और कोई नहीं कर सकता, ये सदर ट्रंप का कहना था। और जो इस ट्वीट के अंदर उन्होंने बड़ा ऐलान किया वो यही किया कि अब जो फ़ज़ाई हदूद है ईरान की उस पर हमें बर्तरी भी है और सबकत भी है और रसाई भी है, मतलब कि ईरान अब हमारे जहाज़ों को नहीं रोक सकता। ये कहने का मतलब था सदर ट्रंप का यहाँ पर। फिर जो आखिरी ट्वीट उन्होंने किया जो बिल्कुल वाज़ेह कर देता है तमाम चीज़ों को, वो ट्वीट उन्होंने कहा है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि सो कॉल्ड, उन्होंने सो कॉल्ड मज़े का खेज तरीके से इस चीज़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर है, आप आयतुल्लाह साहब की बात यहाँ पर हो रही है, वो कह रहे हैं कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं हमें बिल्कुल पता है। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए आसान टारगेट हैं, अगर उनको मारना हो कत्ल करना हो तो आसान टारगेट है, क्योंकि हमें पता है वो कहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं मारना चाहते। अगला उन्होंने ऐलान किया, और फिर साथ ही कहा कि कम अज़ कम इस वक्त नहीं मारना चाहते, मतलब कि उनको कत्ल ना करने का उन्होंने बिल्कुल टेबल से ऑप्शन नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने कहा कि इस वक्त हम उन्हें नहीं मारना चाहते, वो महफूज है, हालांकि हमें पता है कि वो कहाँ पर है। और उन्होंने कहा कि जो हमारे मिसाइल हैं वो हम नहीं चाहते कि हम सिविलियंस पर मारें या वो सिविलियंस पर मारें या अमरीकी फौजियों पर ये मिसाइल लगें, इसलिए हम ये सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। और जाहिर है वो ईरान से चाहते हैं कि बजोरे जोर या नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर किसी ना किसी तरह ईरान जो है वो फौरी तौर पर दस्तखत करे, वो जो ट्रीटी है, वो जो एग्रीमेंट करेगा ईरान, जिसमें वो कहेगा कि मैं कभी भी एटम बम नहीं बनाऊं। अब ये जो सदर ट्रंप के 3-4 ट्वीट्स हैं, ये ट्वीट्स तो बहुत वाजे कर रहे हैं कि अब ईरान के साथ जो इसराइल की जंग चल रही है उसमें अमेरिका बहादुर तकरीबन शामिल हो चुका है या शामिल हो रहा है, मतलब कोई कसर अब इसमें बाकी रह नहीं गई। जो अमेरिका ने ऐलानात कर दिए हैं या सदर ट्रंप ने जो ऐलानात कर दिए हैं उसके बाद कम से कम अब किसी को कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। सदर ट्रंप के इन ऐलानात के साथ ही और इसके साथ साथ G7 से वो अपना काम अधूरा छोड़ के या वक्त से पहले वहां से वापस उनका आना और उसके बाद ये ट्वीट्स करना, इसके साथ ही अमेरिका के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो आलमी मंडियां हैं, उन्होंने भरपूर इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। मतलब आपको एक बहुत बड़ी तनज़ली नजर आई है उन मार्केट्स के अंदर। स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई है अमेरिका की। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपको क्यों स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं, क्योंकि अमेरिका आपको पता है कि एक ऐसी इकॉनमी है जहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो अगर बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े सरमायादार एक तरफ उनको समझ आ रही है कि अब जंग होने जा रही है और वो अपने सरमाए के जो फैसले हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं या सरमाया निकाल रहे हैं और मार्केट नीचे बैठ रही है, तो उससे आपको वाज़ेह हो जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो अगर हम स्टॉक एक्सचेंज का बिहेवियर देखें और बिजनेस कम्युनिटी का बिहेवियर देखें, सदर ट्रंप के बयान देखें, तो इससे ये लग रहा है कि अब अमेरिका बहादुर इस जंग में पूरी तरह से शायद
शायद शामिल होने जा रहा है और खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक हो जाएगी। दूसरी तरफ उस खित्ते के एक अहम मुल्क पाकिस्तान, उनके आर्मी चीफ जनाब फील्ड मार्शल साहब इस वक्त अमेरिका में हैं। आज उनकी एक वीडियो सर्फिस हुई है जिसमें वो फिर रहे हैं शॉपिंग मॉल में, और शॉपिंग मॉल के अंदर जाहिर है वो शॉपिंग करने आए होंगे या वीडियो बनाने आए होंगे, क्योंकि कल की वीडियो के बाद जरूरत होगी एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे ये दिखाया जाए कि सब नॉर्मल है और बड़ी आज़ादी से फील्ड मार्शल साहब फिर रहे हैं और पाकिस्तानी ऐसे पाकिस्तानी जो उनके खिलाफ नारे लगाएं, इसका उन्हें कोई डर नहीं। आपको फोर सीजन होटल के सामने जो उनके खिलाफ नारे लगे और उनके बिल्कुल करीब पहुंचकर लगे वो तो आप सब देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन अब ये जो शॉपिंग सेंटर के अंदर की वीडियो सामने आई है, सर्फिस हुई है, इसमें एक चीज वादे है कि मोहसिन नकवी जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक तो सिक्योरिटी के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं और दूसरा ये पूछ रहे हैं जो दूर खड़े गार्ड से, अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो उससे इशारे से पूछ रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी तो यहाँ पर नहीं है। उसके साथ ही साथ ये सुबह कोई 11 बजे के करीब किसी मॉल के अंदर ये वीडियो बनाई गई है जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, और उस वक्त जाया गया है जिस वक्त मॉल के अंदर जाहिर है पाकिस्तानियों ने तो इस वक्त उस मॉल के अंदर क्या जाना, और मॉल भी ऐसे का इंतखाब किया गया है कि जिसके अंदर पाकिस्तानी अमूमी तौर पर बहुत कम होते हैं, और अगर कोई होंगे भी तो खवातीन होंगी। अमूमी तौर पर जिस वक्त जहां पर पाकिस्तानी हो सकते हैं उस मॉल का इंतखाब नहीं किया गया, बल्कि ऐसे मॉल का इंतखाब किया गया जहां पर बिल्कुल कम से कम चांसेस हों कि किसी के साथ इंटरेक्शन हो, और वो भी एक ऐसे होटल में ठहरा गया जिसके नीचे मॉल है। होटल से नीचे उतर के ये वीडियो बना के फौरन वापस जाया गया है। ये वीडियो बनाने के लिए नीचे आए थे और ये फील्ड मार्शल साहब ने और नकवी साहब ने जो है वो वीडियो बनाई। तो अब आप हालात देखें कि एक तरफ अमेरिकी सदर जो है वो G7 की इजलास को पहले खत्म करके वापस आ रहे हैं, वाज़े तौर पर ट्वीट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें ये बताया गया था कि ये सरकारी दौरा है, बल्कि कल DGISPR की तरफ से जो टिकट्स जारी हुए, और वो टिकट्स जारी हुए जो कल डिनर हुआ था पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जिसमें बाहर नारे लगे थे, उन टिकट्स में भी वही अमूमी जुमले थे, और लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और वो ये थी कि फील्ड मार्शल साहब सरकारी दौरे पर अमेरिका में। जी हाँ, अभी तक उनकी किसी भी सरकारी एक्टिविटी का किसी को पता नहीं है, कोई तस्वीर जारी नहीं हुई, कोई उनकी अभी तक मीटिंग नहीं हुई। हाँ, अब ये अलग बात है कि अगर हम ईरान के मामले में अपना कंधा फराहम करें तो जाहिर है हमें यहाँ पर मीटिंग्स भी मिलेंगी, सब मिलेंगी, और यही वो मानी खेज मामला है जिस पर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कैन उस वक्त जब ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जारी है हमारे फील्ड मार्शल साहब इतने वेले हैं कि 12 तारीख से यहाँ आए हुए हैं, 5-6 दिन उनको यहाँ पर हो गए, अभी तक किसी को पता नहीं है कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, किसको मिल रहे हैं। तो फिर वाज़े तौर पर ये जो मीटिंग्स हैं ये किस सिलसिले में है वो आप सब समझ ही सकते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने कल खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि 1970 का पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। माशाल्लाह, 71 में तोड़ा गया था पाकिस्तान, 70 का पाकिस्तान देखना चाहते हैं। वैसे मामला आपने वैसे ही किए हैं बहुत सारे, 1970 का ही आप पाकिस्तान देखना चाहते हैं। 1970 में उस वक्त के जनरल याह्या ने पाकिस्तान का इलेक्शन लूटा था, जो शेख मुजीब ने 2/3 अक्सरियत बल्कि उससे भी ज़्यादा अक्सरियत ली थी, उस हिसाब से उसको गवर्नमेंट नहीं दी गई थी। आज के जो याह्या साहब हैं उन्होंने भी उसी तरह से इलेक्शन लूटा है। तो वैसे बात तो ठीक है, आपने मामला तो 1970 वाले बनाए हैं, इलेक्शन लूटने से लेके जो जुल्म सितम ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में किया गया था, फिर पूरा साल 1970 से ही वो शुरू हुआ था। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आप 1970 का पाकिस्तान देखना चाहते हैं, क्योंकि माहौल आपने वाकई सारे का सारा वैसे का वैसे ही बना दिया है। और उस वक्त भुट्टो साहब आपके साथ थे, इस वक्त आपने नवाज शरीफ और भुट्टो साहब के नवासे को अपने साथ रखा हुआ है, और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को अपने साथ रखा हुआ है, और उनके भाई शहबाज शरीफ को रखा हुआ है। तो काम बिल्कुल वही है जो उस वक्त याह्या खान साहब ने किए थे, और जिस तरह से इलेक्शन लूटा था, जुल्म किया था, वही काम अब हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 1970 का पाकिस्तान देखना चाहता हूं जहां लोग मर्जी से मस्जिद या सिनेमा जाते हैं, माशरे में बिगाड़ जहादी कल्चर से पैदा हुआ। ये उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर कहा कि माशरे में बिगाड़ जो है वो जहादी कल्चर से पैदा हुआ, हम बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी थे, और ये उन्होंने खिताब किया। लेकिन यहाँ पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो उन्होंने खिताब किया है, उनके जो होस्ट थे वो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे, जो उनके वहाँ पर होस्ट थे, या होस्ट तो खैर वैसी होगी जिन्होंने ये सारा अरेंज किया, लेकिन जिनसे वहाँ तकरीर करवाई गई वो आपको पता है कि एक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुद साख्ता कैबिनेट मेंबर, जिन्होंने झूठ मूठ के कैबिनेट मेंबर बने हुए थे, और पाकिस्तान के अंदर वो सदर ट्रंप के मुशीर के नाम से जाने जाते थे। और वो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लड़के जिनका नाम इजाज़ होता है, उनको गाँव वाले जज जज कहना शुरू कर देते हैं। वो उनका उल्टा नाम होता है, लकब होता है, लेकिन वो कई दफ़ा उसको फिर सीरियसली ले लेते हैं। इसी तरीके से ये जो तारिक साहब हैं, ये जब पाकिस्तान गए तो इन्होंने अपने आप को सदर ट्रंप का मुशीर कहा। हालांकि अगर आप सदर ट्रंप की जो पिछली गवर्नमेंट थी या अब की है, उनकी कैबिनेट की इंफॉर्मेशन देखें तो कहीं पर भी किसी तारिक नामी शख्स का नाम आपको नजर नहीं आएगा जो उनका मुशीर है। बाद में उन्होंने जब मामला खुल गए, लोगों को पता चल गया कि ये तो मुशीर नहीं है, तो फिर साथ रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर और पता नहीं क्या कुछ लिखना शुरू कर दिया। लेकिन इनिशियली उन्होंने अपने आप को मुशीर लिखवाया और बाकायदा टीवी लिखते थे और वो बैठकर इंटरव्यू देते थे। अब कल भी इनसे तकरीर करवाई गई है, तो आप जानना चाहेंगे कि ये कौन है वो शख्सियत। तो हम आपका इनके कुछ जो इनके शौक हैं वो आपके सामने रखते हैं। पंजाबी का एक मुहावरा है, वो अगर आपको पंजाबी नहीं आती तो कोशिश करूंगा उसकी ट्रांसलेशन करने की, नहीं तो किसी पंजाबी से पूछ लीजिएगा। पंजाबी का एक मुहावरा है कि जिथे विखा तवा परात उथे नचा सारी रात। परात शादियों में बजती थी, तो जहां पर परात ढोलक की तरह बजती थी, गांव में वो परात होती थी बर्तन पीतल की या तांबे का, तो उसको बजाते थे उल्टा करके। तो इन साहब की सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर भी परात हो उधर ही नाचना शुरू कर देना है, भले उधर कोई लेना देना हो या ना हो। मीन बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, शादी किसकी, हमने तो नाचना है। तो इनको भी जहां से एक्सपोजर मिल सकता है मुर्गी फरोश की तरह, इन्होंने वो लेना है। ये इन्होंने माजी में एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है जिसके लेटर हेड पर इन्होंने माजी में इजराइल की भी भरपूर सपोर्ट की है, और उनको बताया है कि जो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो इजराइल की भरपूर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें इजराइल से भी एक्सपोजर चाहिए था। फिर इन्होंने मोदी की भी बहुत तारीफें माजी में कर रखी हैं, और ट्वीट्स भी कर रखे हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी दे रखे हैं, इंडिया में जाके इंडिया को अपना देश भी कहा है। फिर ये भी कहा है कि इन्हें इंडिया से बहुत लगाव है, पाकिस्तान में तो
तो बहुत ज़्यादा मजहबी मुनाफरत है पाकिस्तान के साथ, इनको उस तरीके से ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इस तरह की इनकी वीडियोस मौजूद हैं। तो कल ये फील्ड मार्शल साहब के साथ खड़े होकर तकारीर फरमा रहे थे। उससे पहले हमने आपको बताया कि उन्होंने कोई मौका छोड़ा नहीं है जहां से भी इन्हें किसी ना किसी किस्म का कोई एक्सपोजर मिल सकता हो, सवाए जो नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर है उनकी उन्होंने अभी तक हमायत का ऐलान नहीं किया, क्योंकि वो शायद अमेरिका में पॉपुलर नहीं है इसलिए। ये जरा एक छोटी सी वीडियो सुनिए कि ये जो आसिम मुनीर साहब के बड़े ही कोर टीम मेंबर हैं आजकल अमेरिका में, ये मोदी साहब के बारे में और इजराइल के बारे में तमाम चीजें, इनके ख्यालात क्या रहे हैं, सुनिए। Modi ji is a remarkable leader. He is उनकी personality, उनकी leadership is very crucial. People will learn from Indian democracy. Pakistan is going through economic crisis. POK कश्मीर, उसके अंदर भी इसी तरह की चीजें देखी। पैकेज दिया है 66 बिलियन रुपीस का। अब पाकिस्तान के पास ये पैसे कहां से आएंगे जो कश्मीर को देंगे? अगली खबर आपके सामने नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड रखते हैं। ये जो मौजूदा ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है और मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अब मरियम नवाज साहबा ये सोच रही हैं कि वो शायद अमेरिका का दौरा कैंसिल कर दें। ये आज उन्होंने डिस्कशन की है, उन्होंने निकलना था कल, हमने आपको बता रखा था कि ये सब प्लान हुआ है, लेकिन अब शायद वो अपना दौरा मुलतवी करने का सोच रही हैं। और साथ ही साथ ये भी सोचा जा रहा है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब को कहा जाए कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आ जाए। अभी इसके बारे में इतनी ही हमारे पास मालूमात है। अगर मियां साहब पाकिस्तान आए या मरियम साहबा का दौरा मुलतवी हुआ, तो जो भी इसके बारे में मजीद अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आई है कि अब वो अमेरिका जाने के बारे में रीथिंक कर रही हैं, उनका प्लान जो है वो डामाडोल हुआ है, नवाज शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान लाने के बारे में सोचा जा रहा है। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने ख्वाजा आसिफ साहब की वो शीरी जुबान हमने आपके सामने रखनी है जो उन्होंने इस्तेमाल की है रजा पहलवी के बारे में। रजा पहलवी शाह ऑफ ईरान के बेटे हैं और इस वक्त वो अमेरिका और यूरोप में रहते हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के बाद जाहिर है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईरान के लोग जो है वो रजीम को चेंज कर दें और वो रजीम के खिलाफ हैं। जाहिर है उनके इस इंटरव्यू पर मैंने भी तनकीद की थी, आप सारे पाकिस्तानी ही तनकीद करेंगे, लेकिन आपके सामने आपके वजीर दिफा को रखते हैं, उनके अल्फाज को रखते हैं और फिर आप जरा खुद ही सोच लीजिए कि ये किस कमाश के लोग हैं। आपके वजीर दिफा भले वो फार्म 47 के हैं, वो कहते हैं कि इफ इरानियन पीपल आर एनर्जाइज्ड एंड मोटिवेटेड अकॉर्डिंग टू यू, शो सम बॉल्स एंड गो बैक एंड लीड देम एंड रिमूव द रजीम। आगे मैं ना ही पढ़ूं तो बेहतर है। मतलब कहने का ये है कि मामला ख़राब है। मामला ख़राब क्या है? मतलब मुझे लग रहा है कि खांसी का सिरप हम ज़्यादा पी जाते हैं और रात गए पी जाते हैं। पहले भी मैंने बहुत दफ़ा इसके ऊपर तवज्जो दिलाई है और तवज्जो ज़ाहिर है मैं दिलाता हूँ तो मैं ख्वाजा साहब के घर वालों को भी और नून लीग की भी तवज्जो दिलाता हूँ कि उस वक्त इनका फ़ोन इनसे ले लिया करें। अक्सर रात को ही गाली गलोच करते हैं। वो जो रात को ये ट्वीट करते हैं जिसमें इन्हें फ़लस्तीन का दर्द याद आ जाता है और दिन के टाइम इनकी हुकूमत में कोई झंडा नहीं लहरा सकता, वो भी ये रात को ही करते हैं। अब मुझे इनकी टाइमिंग समझ आई है कि 10 बजे ये खांसी का सिरप पीना शुरू करते हैं, कई दफ़ा 9:30 10, उसके बाद से लेकर सुबह 3 बजे तक ये जो 5-6 घंटे हैं ये इनके लिए खतरनाक है। उसके अंदर ये कोई भी गाली गलोच कुछ भी लिखते हैं ट्विटर के ऊपर। अब इनके घर वालों को फैसला करना है कि वो टाइम या तो खांसी का सिरप तो इनसे नहीं लिया जा सकता, वो तो क्योंकि खांसी रहती है मेरा ख्याल, उससे तो मसला होगा इन्हें। मुझे लग रहा है कि मसला इनको जो है वो फ़ोन ही इनका लिया जा सकता है क्योंकि सिरप तो इनसे नहीं ले सकेंगे वो, उसके बगैर तो इनको चैन नहीं आएगा। तो अब ये शख्स पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी ज़ुबान मैं इसका उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता। इसका उर्दू तर्जुमा सनाउल्लाह मफ्ती खेल साहब ने इन्हीं को करके दिया था। जी हाँ, जो ये रजा पहलवी साहब को कह रहे हैं, जिस पर हमने भी तनकीद की थी और सबने करनी, लेकिन अल्फाज की बात कर रहे हैं और वो भी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की। जो सनाउल्लाह मफ्ती खेल ने असम्बली के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो ज़रा पंजाबी में थे, वो ज़रा सादा बंदा है, देसी बंदा है, झटका बंदा है, उसने पंजाबी में लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए थे तो पूरे पाकिस्तान, ये भी वैसे हमारी बड़ी मुनाफत है, वही गाली पंजाबी में दें तो हम कहते हैं बड़ी गंदी है, वही गाली इंग्लिश में दें तो वो ठीक है। तो अब जो ये रजा पहलवी साहब को कह रहे हैं वही बात सनाउल्लाह मफ्ती खेल साहब ने इनको कही थी, पंजाबी में कही थी, तो पूरी जो असम्बली थी उन्होंने इवन वो जो लफ्ज़ थे उनको हज़फ करवा दिया था असम्बली के रिकॉर्ड से। और अब ये ट्वीट कर रहे हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर। आगे की बातें जो हैं वो आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह के लोगों को फील्ड मार्शल ने यहाँ, लेकिन फिर आपने देख लिया उन्होंने वहाँ पर जो तारड़ साहब और दूसरे लोगों को अपने साथ लगाया हुआ है, उससे आपको अंदाजा हो जाता होगा कि फील्ड मार्शल साहब का यही टेस्ट है। मीन मोहसिन नकवी को साथ लेके फिर ये उनका टेस्ट है, इसी तरह के लोग उन्हें पसंद है। और हो सकता है कि जब ये ट्वीट किया हो उसके बाद फील्ड मार्शल साहब ने इन्हें शाबाश भी दी हो कि बहुत अच्छे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं, बेहतरीन आपने ट्वीट किया है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।